हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम आजकल कंपनी या फिर बिजनेस या उद्यमिता में एक नया शब्द आया है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट। तो इसको हम कंपनी लॉ के साथ साथ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी कह सकते हैं। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, क्लियर। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कंपनी है क्या। हम बात करते हैं मीनिंग एंड डिफिनेशन की। तो मीनिंग कि कंपनी का जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कम का मतलब होता है साथ साथ और पनी का मतलब होता है रोटी। पहले के समय में लोग अपनी रोटी या अपना खाना एक साथ बैठ के खाते थे, तो वो कंपनी कहलाती थी। उस खाने के दौरान वो जनरली बिजनेस के बारे में भी बात करते हैं। तो वहीं से एक कंपनी शब्द की उत्पत्ति हुई। क्लियर। और रहा सवाल इसका डिफिनेशन, तो डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू जस्टिस जेम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जस्टिस जेम्स के अनुसार कुछ व्यक्तियों का संघ जो किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया जाता है वह कंपनी कहलाता है। ठीक है। और दूसरा अकॉर्डिंग टू HMN, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक पृथक अस्तित्व होता है, जिसका एक कॉमन सील होता है, कंपनी कहलाती है। तो इन डिफिनेशन से एक बात क्लियर होती है कि कंपनी एक व्यक्तियों का संघ है और वो व्यक्ति संघ लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाते हैं। कंपनी का एक पृथक अस्तित्व होता है जिसको कुछ सतत अधिकार भी रहते हैं। क्लियर। तो ये हुआ कंपनी की मीनिंग एंड डिफिनेशन। अब कंपनी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे, विशेषता पे जाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी की विशेषता में आएगा विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, अनआर्टिफिशियल मैन। कंपनी विधान जिसको हम कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित होती है। इसलिए कहा गया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक प्राकृतिक व्यक्ति, एक प्राकृतिक मनुष्य जिस तरीके से अपने अधिकार और अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है, वैसे ही निर्णय एक कंपनी अपने संपत्ति के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए ले सकती है। फर्क केवल इतना है कि प्राकृतिक मनुष्य का जीवन और मरण प्राकृतिक रूप से होता है और कंपनी का उत्पत्ति या कंपनी का समापन कानून के रूप में होता है, कानून द्वारा होता है। ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए जितने भी निर्णय कर सकता है, जो भी संपत्ति खरीद सकता है या संपत्ति को बेच सकता है, उसी प्रकार एक कंपनी भी अपने फायदे के लिए कोई डिसीजन ले सकती है, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में डील कर सकती है या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकती है। तो एक प्राकृतिक व्यक्ति जिस प्रकार से अपने फायदे के लिए कोई भी निर्णय करता है, वैसे ही निर्णय एक कंपनी करती है। इसी कारण कहा गया है कंपनी इज अनआर्टिफिशियल मैन। क्लियर। सेकंड इसका कैरेक्टर्स है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व वैधानिक होता है, मतलब
लॉफुल होता है या कानून द्वारा निर्मित होता है। कंपनी अपना अस्तित्व कभी नहीं खोती, चाहे कंपनी के पूरे शेयर एक व्यक्ति ही खरीद ले, फिर भी कंपनी का अस्तित्व अलग रहता है। कंपनी का अस्तित्व उसके संचालकों से, उनके अंशधारियों से पृथक रहता है। कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। हाँ, कंपनी का अस्तित्व तब समाप्त हो सकता है जब लॉ के द्वारा, अधिनियम के द्वारा कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर? थर्ड इसकी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व वैधानिक रहता है और पृथक रहता है, चाहे वो उसके संचालक हो या फिर उसके अंशधारी हो। यहाँ तक कि कंपनी के संचालकों का या अंशधारियों का या कंपनी के सदस्यों की मृत्यु भी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो भी कंपनी चलती रहती है, कंपनी बंद नहीं होती। लोग लगातार लाभ कमाने के लिए डिसीजन लेती रहती है, निर्णय लेती रहती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि उसकी पृथक वैधानिक अस्तित्व होती है, सतत उत्तराधिकार होता है। ठीक है। फोर्थ, सीमित दायित्व। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। जनरली कंपनी में दो प्रकार के अंशधारी होते हैं, एक सीमित दायित्व वाले होते हैं और एक गारंटी वाले होते हैं। तो सीमित दायित्व वाले जो अंशधारी होते हैं, उनका दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीमित रहती है। जितने का वो शेयर खरीदते हैं और जितनी राशि वो शेयर का कंपनी में बैलेंस रखते हैं, उसी बैलेंस की राशि को पैड करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर कोई गारंटी वाली कंपनी है, गारंटी वाले अंशधारी हैं, तो जितने धनराशि का वो गारंटी देते हैं, जितने पूंजी की वो गारंटी देते हैं, उस पूंजी को उनको पैड करना होता है। क्लियर? फिफ्थ नंबर, सर्वमुद्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सील। कंपनी की एक सर्वमुद्रा होती है, जिसे कॉमन सील कहेंगे आप। कंपनी अपने बेनिफिट के लिए, कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है, किसी संपत्ति को खरीद सकती है या किसी संपत्ति को, अपनी किसी संपत्ति को बेच सकती है। तो उसके लिए जब तक कॉमन सील नहीं लगा रहता, तब तक के वो, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसलिए कंपनी जब भी अपना कोई निर्णय लेती है, कोई भी अपनी संपत्ति खरीदती या बेचती है, तो वहां पे कॉमन सील लगा देती है। उस कॉमन सील में कंपनी का क्लियर नाम लिखा होता है और वहां के कम से कम 2 संचालकों का सिग्नेचर या फिर कंपनी के सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी ने अपनी संपत्ति बेची है या कंपनी ने अमुक संपत्ति खरीदी है, या ये जो डिसीजन है वो कंपनी का है। उसके लिए आवश्यक क्या है? कंपनी का कॉमन सील। कंपनी का सील किसी भी पेपर्स में अगर लग जाता है तो ये कहा जाता है कि ये जो आदेश है, ये जो ऑर्डर है, ये कंपनी का है। कंपनी अपने से कुछ नहीं करती, कंपनी के सदस्य, कंपनी के मेंबर्स करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि कंपनी ने अमुक कार्य किया, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने का हो, प्रॉपर्टी खरीदने का हो। ठीक है, इसलिए कंपनी के लिए आवश्यक है कि उसकी एक कॉमन सील होनी चाहिए, जिसको हम सर्वमुद्रा कहते हैं। इसी तरह कहा गया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसका अंश पूंजी एवं अंशधारी। कंपनी जनरली अपने अंशों को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके रखती है, छोटे छोटे टुकड़ों में रखती है, और इसी छोटे छोटे टुकड़े को हम शेयर कहते हैं, जिसको यहाँ पे आप अंश कह रहे हैं। उसी अमाउंट को अंश पूंजी कहते हैं, शेयर के अमाउंट को ही अंश पूंजी कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने
या जिस सदस्य ने उस शेयर को खरीदा है उसको हम अंशधारी कहते हैं। सीधी सी बात है, जिसके पास अंश है कंपनी के वो उस कंपनी के अंशधारी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कार्य क्षेत्र की सीमाएं। कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाएं होती हैं। कंपनी अपना कोई भी कार्य कंपनी पार्षद अंतर नियम या पार्षद नियम के तहत ही करती है, उस नियम से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए ये कार्य क्षेत्र की सीमाएं कंपनी के लिए बनाया गया है। और ये सीमाएं कहां से बनती है? जब कंपनी का समामेलन होता है, कार्य करने के उसको ऑर्डर मिल जाता है, वो प्रपत्र में जिस प्रकार का कार्य करने की प्रकृति लिखी रहती है, जिस प्रकार का नेचर लिखा रहता है कार्य करने का। जैसे कि एक एग्जांपल, कंपनी ने ये लिखा है अपने प्रोफाइल में कि हम लोहे की चेयर बनाने का कार्य करेंगे, तो कंपनी को लोहे का चेयर बनाने का ही कार्य करना है, वो स्टील का चेयर या लकड़ी का चेयर नहीं बना सकती। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपने पार्षद अंतर नियम और पार्षद नियम के अनुसार ही कार्य करती है, उससे बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी की कार्य की सीमा होती है। ठीक? नेक्स्ट, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। आपको मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से एकत्रित होकर अपनी अपनी सीमा के अनुसार या अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पैसे लगाते हैं। जो जितना पैसा लगाता है उतना लाभ का अधिकारी होता है। ठीक? या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना उसका शेयर रहता है उसकी कैपिटल का, उतना वो प्रॉफिट गेन करता है। तो कंपनी लाभ कमाने के लिए कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इसका अंश हस्तांतरण। कंपनी के जो शेयर होते हैं, उस शेयर का होल्डर किसी अन्य व्यक्ति को, अपने परिजन को, अपने मित्रों को या अन्य किसी भी व्यक्ति को बेच भी सकता है या हस्तांतरित कर सकता है। तो कंपनी की एक विशेषता है कि कंपनी के अंश हस्तांतरित होते हैं, अर्थात किसी दूसरे को भी उसका अधिकार हस्तांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सदस्यों की संख्या। कंपनी में सदस्यों की संख्या अंतर पार्षद नियम के द्वारा बनाई गई होती है। जनरली जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं उसमें एटलीस्ट कम से कम 7% और मैक्सिमम में कोई इसकी संख्या नहीं है, उतनी होती है। और ये प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2% और मोर देन 50%, ये इनकी सदस्य संख्या है। तो कंपनी में सदस्यों की संख्या का भी उल्लेख है, इसलिए एक विशेषता ये भी है कंपनी की कि सदस्यों की संख्या निहित होती है। नेक्स्ट, अभियोग चलाने का अधिकार। कंपनी को किसी दूसरी कंपनी पर या किसी व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रहता है, जिसको अभियोग कहा जाता है। उसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी कंपनी किसी अन्य कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, अभियोग चला सकती है या कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो हम बात कर रहे थे कंपनी की, जो एक अनआर्टिफिशियल मैन है, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए किसी दूसरे पर्सन पर, दूसरी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। क्लियर? लास्ट पॉइंट है पृथक संपत्ति। पृथक संपत्ति
आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंपनी की जो भी संपत्ति होती है वो वहां के अंशधारियों की नहीं होती, वहां के सदस्यों की नहीं होती, सारी की सारी संपत्ति कंपनी की होती है। और वो कंपनी अपनी उस संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे प्रकार की संपत्ति का क्रय और विक्रय भी कर सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है। सिर्फ उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना। तो जितनी भी कंपनी की संपत्ति रहती है, कंपनी के चेयर्स हैं, कंपनी के कंप्यूटर्स हैं, कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी की लैंड है, कंपनी के करेंट अकाउंट्स हैं, कंपनी के फिक्स्ड अकाउंट्स हैं, ये सारी की सारी जो भी संपत्तियां हैं वो कंपनी की होती है। इसलिए एक कैरेक्टर से ये भी जुड़ जाता है कि कंपनी की पृथक संपत्ति होती है। दैट्स क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच।